गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है, जिसमें हम रिजिड रोटर के बारे में पढ़ चुके हैं। रिजिड रोटर की ऊर्जा के बारे में तथा उसकी तरंग संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तरंग संख्या हाँ जो है हमने कौन सी निकाली थी? तरंग संख्या हमने ये निकाली थी बेटे, ई जे बार इज इक्वल टू बी जे प्लस 1, ये हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे क्या था, घूर्णन स्पेक्ट्रा रेखा की आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो इसकी मान लेते हैं कोई अणु का जो संक्रमण है वो कोई भी निम्न ऊर्जा स्तर पे है, जे पर है। जे से वो क्या करेगा, संक्रमण करके कहाँ जा रहा है, जे डैश में जा रहा है। ठीक है, जे डैश में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जे से जे डैश के अंदर जा रहा है। तो दोनों के मध्य जो है घूर्णन आवर्ती में कितना अंतर होगा वो हमने डेल्टा ई जे के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब वो आवर्ती या तरंग संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ई जे माइनस क्या हो जाएगा, ई जे डैश। अब ई जे का हमने मान रख दिया। ई जे क्या था हमारा, ये था बी जे प्लस 1। अब ये डैश लिए है तो हमने यहाँ पर भी माइनस का माइनस लगा दिया, बी जे डैश, फिर आपका क्या हो जाएगा, जे डैश प्लस 1 हो जाता है। अब अगर कोई अणु निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जा रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। आज जब निम्न से उच्च में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। यदि वह उच्च ऊर्जा स्तर से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो हमेशा क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो हमें क्या है, ये जो स्पेक्ट्रा है वो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स जो होती है ना बेटे, वो क्या होती है, ये जो स्पेक्ट्रा है या उत्सर्जित जो ऊर्जा है या अवशोषित जो ऊर्जा होती है वो हमेशा स्पेक्ट्रल लाइंस के रूप में हमें इस तरह से लाइनों के रूप में हमको दिखाई देती है, जिसको अपने क्या कर सकते हैं, आपका न्यू जे बार से हम इसको शो कर सकते हैं। अब हम ये मान लिया कि जे इज इक्वल टू संक्रमण का हो रहा है 1 और जे डैश इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका 0 हो। मान लिया है हमने कि जे इज इक्वल टू 1 है, ये उच्च ऊर्जा वाला है, ये निम्न ऊर्जा वाला है। यानी कि कहाँ से आ रहा है, ये आपका 1 से किस में आ रहा है, 0 में आ रहा है। तो यहाँ से जो आवर्ती में अंतर क्या होगा, न्यू बार के ऊपर लगा सकते हो या ई जे के ऊपर बार लगा सकते हो। तो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 से 1 के अंदर। तो ये वाला हमारा हो गया बी जे प्लस 1 लिख दिया, माइनस बी जे डैश प्लस 1। ये हमारा पहले हम ऑलरेडी यहाँ से लिख चुके हैं ये सूत्र। तो यहाँ पे जे का मान कितना है 1 और जे डैश का मान कितना है 0 है। तो हम रख देंगे बी, ये मैंने इसको अंदर ले लिया है, जे को 1 प्लस 1, यानी कि जे प्लस 1 की जगह 1 प्लस 1 हो गया। ये इसको क्लोज कर दिया, माइनस बी का बी लिखा, जे डैश का मान कितना है 0, तो ये आपका 0 इंटू ये क्या 0 प्लस 1। तो ले देखिए ये जो सारा मान हो गया हमारा क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, जब ये मान आपका 0 हो गया तो आवर्ती कितनी हुई, 0 से 1 के बीच में, ये आपका कितना हुआ 1 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 1 और इसको b से गुणा कर दिया तो 2b, और ये पूरा जो मान था हमारा ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या बना, 2b बना। आता है अवशोषण रेखा कहाँ मिलेगी, हमारी 2b पर हमको मिलेगी। अब मान लेते हैं यदि आपका क्या हो रहा है, जे डैश 1 हो और जे कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है ना। 1 से कहाँ जा रहा है, ये आपका 2 पर जा रहा है। ठीक है, 1 से किस में जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो वही सेम फार्मूला हम रखेंगे, वी न्यू स्टार आपका जे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 पे जा रहा है। तो ये 2 वाला पहले मान रखा, b इंटू 2 प्लस 1 माइनस जो आपका है b इंटू 1 प्लस 1। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6b आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। तो यहाँ से इसका जो मान आया वो हमारा कितना आ गया, 4b आ गया। तो इस तरह से करके हम अगर वो कहाँ से जा रहा है, 3 से जा रहा है या 4 से जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, उनका मान निकाल सकते हैं। तो इसमें जो हमारी रेखा कितने पे मिल रही है, 4b सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होती है। अब एक कॉमन नियम ले लेते हैं हम, सामान्यतः हम एक कॉमन क्या नियम लिया कि यदि वो j से j प्लस 1 में जाता है, यानी कि j इज इक्वल टू आपका अगर 0 है, मान लेते हैं j इज इक्वल टू 0 है तो j प्लस 1 आपका क्या हो गया, 0 प्लस 1 तो 1 हो गया। अगर आपका j क्या लिया मैंने, 1 लिया तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, j डैश 2 हो जाएगा। 1 एक आपने ज्यादा ऐड कर देना है। तो एक ये जनरल रूल बन जाएगा हमारा, कहाँ से, j से j प्लस 1 में। तो पहले आपका
कहाँ से बेटा, जे प्लस 1, क्योंकि ये तो हमारा फार्मूला था। ठीक है, तो इसमें j इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, j प्लस 1 लिखेंगे। j डैश की जगह पे हमने मान लिया वो j से कहाँ जा रहा है, j प्लस 1 में जा रहा है। तो हम जब मैंने क्या किया, हमने इसका मान रख देते हैं। तो b j की जगह पे हमने क्या लिखना है, j प्लस 1, तो ये j प्लस 1 लिखा। फिर आगे क्या है, ये j है। फिर इसकी की जगह पे क्या लिखा, j प्लस 1, और प्लस 1 का मैंने प्लस 1 लिख दिया। माइनस j डैश की जगह पे आपने क्या लिखना है, j लिखना है ना, सिर्फ यही लिखना है। j डैश की जगह पर आपने j लिखना है, तथा जहां भी j है वहां पर हमें क्या लिखना है, j प्लस 1 लिखना है। एक हम सामान्य नियम बना रहे हैं, एक कॉमन नियम हमारा बन जाएगा, एक कॉमन रूल बन जाएगा, जिसको रखेंगे। तो इसको रखा, फिर क्या करेंगे, j प्लस 1 को इसके j प्लस 2, ये क्या बना, j प्लस 1, ये 1 प्लस 1 j प्लस 2, माइनस ये तो एज इट इज लिख देंगे, j प्लस 1 लिख दिया। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसको, j प्लस 1 को j प्लस 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके रखें, किसको, j प्लस 1 को j प्लस 2 से आपने मल्टीप्लाई किया। j को j से किया, हमारा j स्क्वायर हो गया, प्लस इसको किया j इंटू 1 1 हो गया। फिर इसको इससे किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, और इसको किया तो क्या आ गया, 2j आ गया। तो ले देखिए जो हमारा क्या आया, j स्क्वायर प्लस ये भी j 3j प्लस 2 आ गया है। ठीक है, ये मान मैंने यहाँ पे रख दिया, j स्क्वायर प्लस 3j प्लस 2 माइनस b मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है। ठीक है, तो मैंने कॉमन पहले ही ले लिया है, और यहाँ से क्या हो गया, j को अंदर गुणा कर दीजिए, ये क्या बना आपका j स्क्वायर, यानी कि j को j से गुणा किया तो j स्क्वायर बना। फिर j को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस था, अंदर क्या है, प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। ठीक है ना, माइनस होता है। अब क्या होगा, इस j स्क्वायर से इस j स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर और हमारा क्या बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना है, ये देख लीजिए, ये है हमारा कौन सा बेटा, ये है क्या बेटे, 3j है, और ये माइनस j, कितना बचा, ये 2j बच गया है ना, 2j प्लस 2 बच गया है ना। मैं इसको एक बार फिर से दोबारा से लिख देता हूँ, ये हमारा बच्चा बेटा b, और ब्रैकेट में ये बच गया 2j प्लस 2, यही बचा। अब कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन है हमारा 2, तो 2 मैंने आगे ले लिया और b का b लिख दिया। तो यहाँ क्या बचा, j, यहाँ क्या बचा, प्लस 1 बचा, ये सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन एक रूल बन गया, किसके बारे में, जो है आपके आवर्ती के बारे में, किसके लिए, रिजिड रोटर के लिए। ठीक है, अब होता है इसका घूर्णन स्पेक्ट्रा का बेटा सिलेक्शन रूल होता है, कि कौन कौन से जो संक्रमण हैं वो क्या है, अलाउडेड है, और कौन कौन से संक्रमण है वो फॉरबिडन है, यानी कि कौन सा संक्रमण होगा और कौन सा संक्रमण नहीं होगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो घूर्णन स्पेक्ट्रा कौन देता है, केवल वही देते हैं जिसके अंदर स्थायी डाइपोल मोमेंट पाया जाता हो। जिसमें स्थायी डाइपोल मोमेंट नहीं होते वो घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते, जैसे H2 हुआ, Cl2 हुआ, Br2 हुआ, I2 हुआ, F2 हुआ, ये कोई भी घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देता, क्योंकि इनमें जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है। जबकि HCl हो गया है ना, SO2 हो गया, वाटर हो गया, CO हो गया, HCl हो गया, ये सारे के सारे क्या देते हैं बेटे, घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं, क्योंकि इनमें डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। ये तो एक बात होगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि क्वांटम जो यांत्रिकी है उसके अनुसार केवल वही घूर्णन संक्रमणों की अनुमति होती है जिसमें जो घूर्णन क्वांटम संख्या जो थी हमारी क्या, J के मान में या तो इकाई वृद्धि होती है या इकाई कमी होती है। अर्थात तो हमारा सिलेक्शन रूल क्या हो गया, डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि अगर आपका संक्रमण जो है वो J इज इक्वल टू 0 से 1 में हो रहा है,
या किस में हो रहा है, 1 से 2 में हो रहा है, या 2 से 3 में हो रहा है, या 3 से 2 में हो रहा है, या 2 से 1 में हो रहा है, या 1 से 0 में हो रहा है। यानी कि इनमें अंतर कितना है बेटा, 1 का अंतर है। तो ये संक्रमण क्या होंगे, अलाउडेड है। लेकिन अगर संक्रमण होता है कहाँ से, 0 से 2 में हुआ, या 2 से 4 में हुआ, या 4 से किस में हुआ, 2 में हुआ, या 4 से 6 में हुआ, या 6 से 4 में हुआ। उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि उल्टा होगा तो उत्सर्जन होगा, सीधी सी बात है। अगर 2 से 4 में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, तो अवशोषण स्पेक्ट्रा बनेगा। अगर 4 से वापस किस में आता है, 2 में आता है, तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बनेगा। लेकिन इसमें अगर अपने अंतर निकालें, डेल्टा जे का मान निकालें, तो कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। इसमें भी देखें तो 2 का मान आ रहा है, इसमें भी देखें तो कितना आ रहा है, 2 का मान आ रहा है। अतः जब अगर इसका मान 2 का मान आता है तो यह संक्रमण संभव नहीं है। होना कितना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए कितना, ±1 होना चाहिए। अर्थात ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली जो है, अर्थात यह संक्रमण स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फोरबिडन है, ठीक है, ये नहीं होते। यदि अणु का अवशोषण होता है तो जे का मान हमेशा क्या होगा, अंतिम मान मूल मान से अधिक होगा, अर्थात डेल्टा जे +1 होता है। जे ये आया, हम ये कह सकते हैं यदि डेल्टा जे का मान +1 आता है तो हमेशा ऊर्जा का अवशोषण होगा। यदि डेल्टा जे का मान -1 आता है तो हमेशा ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और स्पेक्ट्रा कौन सा मिलता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, सारा का सारा जो है घूर्णन स्पेक्ट्रा के बारे में हो गया। धन्यवाद।